Friends, this is Krishna. You are most welcome to this physics class. As you know, student, जैसे हमने आपको बताया कि फिजिक्स की ये सीरीज स्टार्ट की है जिसमें 3 पार्ट्स हैं. फर्स्ट पार्ट में 11th-12th का कोर्स कराएंगे सिलेबस, सेकंड में नीट की प्रिपरेशन कराएंगे और थर्ड में जेडब्ल्यू मेन या एडवांस के लिए. इसमें कुछ स्टूडेंट्स ने ये थोड़ा डाउट बताया कि सर आप जैसे 12th बोर्ड का करा रहे हैं तो इसमें इतना टाइम लग जाएगा कि फिर तब तक तो नीट का एग्जाम आ जाएगा. तो मैं ये डाउट क्लियर कर दूं कि ये जो सीरीज है ये 3D टाइप की है, मतलब 3 डायमेंशनल, यानी तीनों डायमेंशन से एक साथ चलेगी. 11th-12th का भी सिलेबस के वीडियो होंगे, उसी के साथ नीट वाले भी होंगे और उसी के साथ जेडब्ल्यू वाले, है ना. तो ये कोई चिंता की बात नहीं है. एक वीडियो, इंट्रोडक्टिव वीडियो हम बना चुके हैं, ये 12th बोर्ड के लिए है. उसमें हमने सिलेबस की कुछ बातें क्लियर करी थी और उसका एक थोड़ा सा रिवीजन देख लेते हैं, या फिर उस वीडियो को आप देखें, वो 15 मिनट से कम का है. उसमें हमने बताया था कि आपका जो सिलेबस है वो 2 पार्ट्स में फिजिक्स वाला डिवाइड कर दिया है, जैसे कि पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड. और पार्ट फर्स्ट में शुरुआत के जो चैप्टर्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है और उसके बाद में मैग्नेट या मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड है. और ये इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट, अब इन दोनों को मिला दें तो एक टॉपिक बनता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. यानी कि जो आपका फर्स्ट पार्ट है, यानी फर्स्ट बुक इज टोटली कवर्ड बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. और इसमें आप इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट का स्टडी करेंगे. एक चीज और मुझे बतानी है कि आप एक पेन और नोटबुक लेकर के बैठे, जिससे ये होगा कि मैं बोलता जाऊंगा तो आप जरूरत पड़ने पर उसे तुरंत नोट कर रहे हैं ना. यहाँ पर सभी चीजें लिखना थोड़ा मुश्किल है, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है. हाँ भाई, तो इसमें सॉरी, अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की जैसे डेफिनेशन है तो वो सिंपल है. द कंबाइन स्टडी, कंबाइन इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट दोनों आता है उसमें. द कंबाइन स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. सिमिलरली फिर हमने बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में जो आप स्टडी करेंगे वो चार्ज की स्टडी की जाती है. यानी चार्ज है जो इलेक्ट्रिसिटी को भी बनाता है और मैग्नेट को भी बनाता है. और चार्ज की दो स्टेट्स हैं, एक चार्ज रुका हुआ हो सकता है, चार्ज एट रेस्ट, या फिर चार्ज मूव करता है, फ्लो करता है, चार्ज इन मोशन. तो इसी बेस पर दो ब्रांच है. चार्ज एट रेस्ट की स्टडी आप करेंगे तो उसे बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की ब्रांच है. और सेकंड स्टेट है चार्ज की, चार्ज इन मोशन, तो उसकी स्टडी करेंगे तो इलेक्ट्रोडायनामिक्स बोलेंगे. आप पेन नोटबुक है तो नोट कर लीजिए डेफिनेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, आप हेडिंग डालिए, उसमें लिखिए स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. और इलेक्ट्रोडायनामिक्स का भी लिख लीजिए, स्टडी ऑफ चार्ज इन मोशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोडायनामिक्स. अब यहां पर ऐसे मानिए कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है इसमें आप इलेक्ट्रिसिटी की स्टडी करेंगे और इन मोशन में इलेक्ट्रोडायनामिक्स में आप मैग्नेट की या मैग्नेटिक फील्ड, इसकी स्टडी करेंगे. लेकिन इसमें इलेक्ट्रिसिटी की स्टडी फिर करेंगे, है ना. यानी मैग्नेटिक फील्ड का आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड तभी क्रिएट होगा जब चार्ज इन मोशन होगा, चार्ज फ्लो करेगा, चार्ज जब चलेगा. इसीलिए मैग्नेट हमने या मैग्नेटिक फील्ड इधर लिखा है. इधर मैग्नेटिक फील्ड कभी नहीं बनेगा चार्ज यदि रुका हुआ है तो. यदि लेकिन इलेक्ट्रिसिटी तो सीधी साधी है, वो दोनों तरह से बनती है. चार्ज एट रेस्ट पे भी बनती है और इन मोशन पे भी बनती है. क्वेश्चन ले लेते हैं क्वेश्चन बैंक का, तो उससे थोड़ा क्लियर हो जाएगा. स्टेशनरी चार्ज,
produces, option A, electric field only, option B, magnetic field only, option C, both the electric field and magnetic field, और ऑप्शन डी, neither electric field nor magnetic field। देखिए यहां पर यह पूछा है कि जो स्टेशनरी चार्ज है, यानी रुका हुआ जो चार्ज है, यानी चार्ज एट रेस्ट है, तो उससे जो प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा। तो चूंकि ये स्टेशनरी है, और ये कंसेप्ट मैं बता चुका हूं आपको पहले कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी स्टेशनरी चार्ज से या चार्ज एट रेस्ट से दुश्मनी है। वो दोनों एक साथ नहीं हो सकते कि चार्ज एट रेस्ट हो और मैग्नेटिक फील्ड बन जाए या मैग्नेट बन जाए। तो इसलिए जहां जहां मैग्नेट आएगा उसको तो कैंसिल आउट कर दीजिए। जैसे ये लिखा है मैग्नेटिक फील्ड ओनली, तो ये बी वाला कैंसिल आउट हो गया। बोथ, बोथ का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं आएगा, ये भी कैंसिल आउट हुआ। अब डी वाला देखिए, नीदर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर मैग्नेटिक फील्ड, तो नॉर मैग्नेटिक फील्ड तो ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनेगा। और उसका रीजन ये है कि मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था, फिर आप उसको याद कर लीजिए कि जहां पर चार्ज होगा वहां इलेक्ट्रिक फील्ड जरूर होगा। तो ये भी कैंसिल हो गया क्योंकि इसमें नीदर लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, तो ये रह गया इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली। तो इसका जो आंसर है वो ए ऑप्शन हो गया ना, इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, एक जब ये मैं लास्ट उसमें समझाया था तो कुछ स्टूडेंट्स ने एक मजेदार डाउट बताया कि सर आपने बताया कि चार्ज इन मोशन है तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। मैंने कहा हाँ, तो उन्होंने कहा कि इसकी दो कंडीशन हो सकती हैं। चार्ज इन मोशन मतलब जैसे कोई चल रहा है तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल सकता है, या फिर उसकी वेलोसिटी चेंज हो सकती है। चेंज इन वेलोसिटी को एक्सेलरेशन कहेंगे, यानी एक्सेलरेटेड चार्ज और चार्ज एट कांस्टेंट वेलोसिटी। तो दोनों से बनेगा, चलना तो दोनों में ही है। तो हमने आंसर दिया, मैंने हाँ हमने तो बताया। तो उन्होंने कहा हमने बुक में कुछ और पढ़ा था, हमने पढ़ा कि जो चार्ज एट कांस्टेंट वेलोसिटी है उसमें ये मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनता है। तो मैंने उन्हें बताया, मैंने कि बाई चांस ऐसा हो सकता है मिसप्रिंट हो, या फिर आप एक बार फिर उसे स्टडी करके आइए, आपने हो सकता है जल्दबाजी में देखा हो, दोबारा पढ़िए। तो जब ये दोबारा उसको स्टडी करके आए तो उन्होंने बताया कि सर आप ठीक कह रहे थे, वो लिखा हुआ था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी कि ऐसे लिखा था कि कांस्टेंट वेलोसिटी पर चार्ज एट कांस्टेंट वेलोसिटी है तो फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं बनेगी। और हमने क्या है मैग्नेट वर्ड पढ़ के सोचा कि अरे मैग्नेटिक फील्ड ही लिखा है केवल। तो अब एक बात और समझ लीजिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है क्या। तो पहली बात तो यह है कि ये चैप्टर आपका आगे है, इस नाम से EMW इसको शॉर्ट में बोलते हैं, तो वहां पर बताया जाएगा। लेकिन इन शॉर्ट हम थोड़ी सी जानकारी दे दें कि जो अब जैसे वेव है, वेव तो इसमें आ ही रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो जैसे मैं बोल रहा हूं तो आप तक साउंड पहुंच रही है, तो ये एक वेव है, साउंड वेव। लेकिन ये आवाज आप तक कैसे पहुंच रही है, तो उसका रीजन है कि जो कमरे में, इस क्लासरूम में जो एयर है वो मीडियम है, और उस मीडियम के थ्रू ये साउंड वेव प्रोपेगेट हो रही है, आप तक जा रही है, इसलिए आवाज सुनाई दे रही है। यानी कि इसको मीडियम के थ्रू ये चल रही है। इसको बोलते हैं मैकेनिकल वेव। ऐसी वेव जिसमें मीडियम रिक्वायर्ड है तो मैकेनिकल वेव है। तो इसका मतलब एक तरह की वेव और है, यस। एक वेव ऐसी भी है जिसमें मीडियम की जरूरत नहीं है, जैसे लाइट फ्रॉम सन टू अर्थ, सन से लेके अर्थ तक जो लाइट आती है उसमें मीडियम की जरूरत नहीं है। मीडियम हो तो भी चलेगी, वो प्रोपेगेट करेगी, और मीडियम ना भी हो तब भी प्रोपेगेट करेगी। जैसे कि सन टू अर्थ बहुत सारा स्पेस में क्या है, वैक्यूम है,
तो फिर भी वो चलती है। अभी जैसे ये रूम है, इसमें से एयर आप हटा दीजिए, वैक्यूम क्रिएट कर दीजिए, तो मेरे जो लिफ्ट्स है ना वो आपको चलते हुए तो दिखाई देंगे, मूव करते हुए ऐसे, लेकिन आप तक साउंड नहीं पहुंचेगी, क्योंकि ये मैकेनिकल वेव है। साउंड क्या है? मैकेनिकल वेव। और मैकेनिकल वेव के लिए मीडियम रिक्वायर्ड है, जबकि वो जो वेव है जिसके लिए मीडियम रिक्वायर्ड नहीं है उसे कहते हैं ईएमडब्ल्यू, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और उसका नाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इसलिए पड़ा क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है और मैग्नेटिक फील्ड भी होता है, और उसके लिए मीडियम की जरूरत नहीं है। और उसमें ये कंडीशन लागू होती है कि चार्ज यदि कांस्टेंट वेलोसिटी पर है, चार्ज चल रहा है लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो ईएमडब्ल्यू नहीं बनेगी। लेकिन ये तो बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड तो बनेगा। तो इसको हम इस तरह से आप कह सकते हो कि ये एट, ऐसे लिख लीजिए, चार्ज एट कांस्टेंट वेलोसिटी। और एक कंडीशन हो गई इसकी, एक्सेलरेटेड चार्ज। ठीक। या फिर इस क्वेश्चन को हम बना लेते हैं, इसी को कन्वर्ट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2। यहां पर जैसे लिखा ना स्टेशनरी चार्ज, तो यहां पर ऐसे लिख दीजिए, चार्ज एट कांस्टेंट वेलोसिटी। और ऑप्शन ए मतलब क्रिएट्स, ऑप्शन ए में जैसे आपने ईएमडब्ल्यू लिख दिया ओनली, बी लिख दिया मैग्नेटिक फील्ड ओनली, और सी लिख दिया इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली, और डी लिख दिया ईएमडब्ल्यू एंड मैग्नेटिक फील्ड है। तो देखिए, जहां चार्ज एट कांस्टेंट कांस्टेंट वेलोसिटी है ना, ये ईएमडब्ल्यू को मैच नहीं करती, ये तो कभी नहीं होगा। ईएमडब्ल्यू इसमें भी आ रहा है तो ये भी नहीं होगा। और कांस्टेंट वेलोसिटी पे मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं बनेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड मैंने कहा ना कि स्टेशनरी चार्ज या नहीं नहीं, कांस्टेंट वेलोसिटी पे बनेगा। ओके ओके, क्योंकि वेलोसिटी का मतलब वो रुका हुआ नहीं है, चल तो रहा है लेकिन वेलोसिटी एक जैसी है, कांस्टेंट है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो दोनों में ही बनता है, एट रेस्ट पे भी बनता है और इन मोशन पे भी बनता है। तो ये एक तरह से जो डाउट था वो क्लियर हो गया। आप ऐसे कह सकते हो, इसको पहले रब कर देते, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 3 कंडीशन इसकी लिख सकते हो, स्टैटिक चार्ज या स्टेशनरी चार्ज। तो स्टैटिक चार्ज क्या बनाएगा? केवल इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरी कंडीशन आप लिख सकते हो, चार्ज एट कांस्टेंट वेलोसिटी। देखिए स्टैटिक चार्ज, इसके आगे आप लिख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज यदि रुका हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। बी, चार्ज एट कांस्टेंट वेलोसिटी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा प्लस मैग्नेटिक फील्ड ही बनेगा। और सी, एक्सेलरेटेड चार्ज, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी बनेगा और ईएमडब्ल्यू ये भी बनेगा। ये तीसरी चीज, ईएमडब्ल्यू एक्सेलरेटेड चार्ज से बनती है। अब इसके बाद नेक्स्ट छोटे छोटे टॉपिक्स लेते हैं। अब वो आप पहले से भी उनको जानते हैं, जैसे कि जो मटेरियल है वो चार्ज के बेस पर कितने तरह का होता है। आपने पहले प्रीवियस क्लासेस में स्टडी किया है। आप कह दोगे सर कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर। तो टाइप्स
टाइप्स ऑफ मैटर बेस्ड ऑन चार्ज। सारे स्टूडेंट जानते हैं भाई, एक कंडक्टर होता है, एक इंसुलेटर होता है और एक सेमीकंडक्टर होता है। देखिए कंडक्टर आप बता देंगे सर एक ऐसा मटेरियल होता है जिसमें चार्ज एक एंड से दूसरे एंड तक इजीली फ्लो करता है। चार्ज कैन फ्लो इजीली फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड। और इंसुलेटर में ऐसा नहीं होता, चार्ज फ्लो नहीं करता, जहां पर है वहीं रह जाता है। और सेमीकंडक्टर ये लास्ट चैप्टर है आपके सिलेबस का, तो वहां डिटेल में बताया है, लेकिन अभी इन शॉर्ट ये समझ लीजिए कि इसके दो एग्जाम्पल है, एक जर्मेनियम जीई और एक सिलिकॉन, ये आपके सिलेबस में है। ये सेमीकंडक्टर कहलाते हैं। और सेमीकंडक्टर का एक सीधा सीधा मतलब है बीच वाले, जैसे जो न तो पूरी तरह कंडक्टर है और ना ही पूरी तरह इंसुलेटर है ना। यानी इनकी जो कंडक्टिविटी है, इनकी जो कंडक्टिविटी है वो बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर, इनके बीच में है। मतलब ऐसे नहीं कि बीचों बीच में हो, मतलब ना तो इतनी कंडक्टिविटी होती है कि आप इनको कंडक्टर बोल सको, और ना ही बिल्कुल नहीं होती है कि साहब आप इंसुलेटर ही बोल सको। तो इतना काफी है, बाकी तो ये चैप्टर है बाकायदा, तो वहां डिटेल में बताया जाएगा। अब जैसे कि कंडक्टर और इंसुलेटर ये तो हो ही गए। इसके अलावा अब जैसे कोई ये मटेरियल है, इनको चार्ज करते हैं। जैसे आपने कह दिया भाई ये रॉड है, ये चार्ज्ड है, ये इलेक्ट्रिफाइड है ना, चार्ज की तो बात हो रही है। तो फिर ये कैसे किसी ऑब्जेक्ट को हम चार्ज देते हैं, चार्ज वो हो जाता है या इलेक्ट्रिफाइड हो जाता है। तो कहने का मतलब वो तीन मेथड है, देयर आर थ्री मेथड्स ऑफ चार्जिंग। इनको आप उंगलियों पे बोल सकते हो, फ्रिक्शन, कंडक्शन, इंडक्शन। नंबर वन फ्रिक्शन, नंबर टू कंडक्शन और नंबर थ्री इंडक्शन। इंडक्शन का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। हालांकि ये 12th का जो बोर्ड का सिलेबस है उसमें ये इंडक्शन रिमूव कर दिया है ये टॉपिक, लेकिन फिर भी हम आपको थोड़ी जानकारी इसलिए देंगे क्योंकि इसका इम्पोर्टेंस बहुत है, इसका एप्लीकेशन है काफी। तो देखिए फ्रिक्शन किसको कहते हैं? फ्रिक्शन का मतलब होता है रब करना। तो इसमें किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज ऐसे मिल जाता है, जैसे एक फेमस एग्जांपल है, बुक्स में भी होगा। मान लीजिए ये पेन है प्लास्टिक का, आपने इसको रब किया ड्राई हेयर के साथ, इस तरह से ये रब कर दिया। तो ये वाला जो पोर्शन है जो रब किया, उससे आप देखोगे छोटे छोटे जो पेपर पीसेस हैं वो इससे अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि ये इलेक्ट्रिफाइड हो गया, ठीक है ना, इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया। लेकिन एक इसमें प्रॉब्लम यह है कि जब आप इस एंड से पेपर पीसेस को अट्रैक्ट करने की कोशिश करोगे तो वो नहीं होंगे। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ, इलेक्ट्रिसिटी भी बनी, लेकिन चार्ज जो है वो एक ही जगह रुका रहा। जितना आपने इलेक्ट्रिफाइड जिस हिस्से को किया था रब करके, वो चार्ज वहीं की वहीं रह गया, उसने फ्लो नहीं किया। इसलिए इस इलेक्ट्रिसिटी को मैंने लास्ट उसमें बताया था, इसको कहते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना। यानी कि warm rub विद, ये एग्जाम्पल है, ड्राई हेयर, और इससे स्टैटिक
इलेक्ट्रिसिटी बनती है, उसका एक नाम और दिया था फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। ये पिछले वीडियो में हमने बताया इलेक्ट्रिसिटी भी दो तरह की होती है, एक रुके हुए चार्ज से जो बनती है उसे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, जैसे इसमें बन रही है, और एक होती है चलते हुए चार्ज से, जो आप ज्यादातर जानते हैं उसे बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, है ना, चार्ज इन मोशन से जो बनती है, फ्लो ऑफ चार्ज से। तो इसके और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे एक और एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे ग्लास रॉड है और एक सिल्क का कोई कपड़ा ले लीजिए, सिल्क क्लॉथ, तो इन दोनों को यदि आप रब करते हैं तो ये दोनों चार्ज हो जाएंगे और दोनों ही जो चार्ज होंगे उसका रीजन क्या होगा, ये सब जो हो रहा है उसका रीजन भी समझ लीजिए। उसका रीजन है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि यहां पर लिखे देते हैं रीजन ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब कैसे, मान लीजिए ग्लास रॉड है, ये सिल्क का कोई क्लॉथ है, तो जब इनको रब करेंगे तो इलेक्ट्रॉन इस रॉड से सिल्क क्लॉथ पर चले जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे। तो इधर क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, डेफिशिएंसी हो गई, तो इसलिए माइनस का चार्ज निकल गया तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, यानी कि डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो फिर ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, है ना, ऑब्जेक्ट। और दूसरे पर बढ़ जाएंगे इलेक्ट्रॉन, एक्सिस में हो जाएंगे, है ना, तो एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो फिर ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, जिस पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो नेगेटिव चार्ज ही तो होगा। तो इस वाले एग्जाम्पल में जैसे ग्लास रॉड है, ये तो पॉजिटिवली चार्ज होती है और जो सिल्क क्लॉथ है वो नेगेटिवली होता है। तो देखिए यहां से एक कंक्लूजन ये आएगा कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी कि फ्रिक्शन जो मेथड है उसमें एक तो फिजिकली टच करना पड़ता है, और सेकंड पॉइंट ये है कि जो ऑब्जेक्ट हैं वो दोनों ऑब्जेक्ट चार्ज्ड होते हैं। इसके अलावा तीसरा पॉइंट ये है कि अपोजिटिवली चार्ज होते हैं, जैसे एक प्लस होगा तो दूसरा माइनस होगा, है ना। एक बार को यहाँ पर इसको अभी हटाए देते हैं क्योंकि कुछ ये बातें लिखे देते हैं ना सुविधा के लिए, यानी कि इसका जो कंक्लूजन है उसमें एक पॉइंट तो ये आ जाएगा कि बोथ ऑब्जेक्ट चार्ज्ड, और एक पॉइंट आएगा अपोजिटिवली, है ना, अपोजिटिव और सी पॉइंट ये भी होगा, अपोजिट चार्ज है, अनलाइक चार्ज है, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, इनके बीच में क्या लगेगा, अट्रैक्शन, अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और एक तो मैंने बता दिया कि फिजिकल टच जरूरी है, क्योंकि बिना टच किए हुए आप इस मेथड को अप्लाई नहीं कर सकते, है ना। तो ये इसके पॉइंट्स हो गए। इसके बाद कंडक्शन ले लेते हैं, इसे रब कर देते हैं, और इसका रीजन भी बता दिया, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सेकंड है कंडक्शन। कंडक्शन में तो सिंपल है, जब चार्ज देते हैं तो इसमें इसमें भी ट्रांसफर ऑफ चार्ज होता है। जैसे मान लीजिए कि
एक ऑब्जेक्ट है जिस पर आपने चार्ज दिया हुआ ऑलरेडी, वो चार्ज्ड है, तो इसका मतलब यह है कि दूसरा जो ऑब्जेक्ट जिसको चार्ज करना है वो अनचार्ज है, मान लीजिए। तो अनचार्ज किसको कहते हैं? मान लीजिए ये दो ऑब्जेक्ट है, ये अनचार्ज है, ये चार्ज है। तो अनचार्ज उसको कहेंगे जिस पर चार्ज नहीं है, यानी नहीं का मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से मिलकर के बना है, तो इलेक्ट्रॉन के जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन है, तो माइनस प्लस बराबर हो गए ना, तो ये कैंसिल आउट कर देंगे और वो न्यूट्रल हो जाता है। और ये चार्ज है, इसका मतलब ये न्यूट्रल नहीं है, यानी कि इस पर चार्ज है एक्सिस में, तो इसको हम बोलते हैं अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन। यानी इसमें ये होता है अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। और दूसरा तो है ही अनचार्ज। तो जब इसमें भी फिजिकल टच जरूरी है, फिजिकल फिजिकल टच। और इसमें इतना ही है, ज्यादा कुछ बताने के लिए है नहीं। मतलब इसका जो रीजन है वो, इसमें भी ट्रांसफर, इसका जो रीजन है ट्रांसफर ऑफ चार्ज। इसके बाद थर्ड वाला पॉइंट लेते हैं, मेथड लेते हैं, वो है इंडक्शन। वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंडक्शन का पूरा नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, थर्ड मेथड। अब ये रिमूव कर दिया है 12th के बोर्ड सिलेबस से, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसके लिए। इसमें एक्चुअली क्या है, थोड़ा डिफरेंस है। इसमें फिजिकल टच की जरूरत नहीं होती, देयर इज नो फिजिकल टच। यानी कि इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं, एक चार्ज है तो एक अनचार्ज है। तो ये अनचार्ज है लेकिन इसके पास रख दीजिए और धीरे धीरे ये भी चार्ज हो जाएगा, जब किसने इसको टच नहीं किया। तो कैसे होगा उसके लिए फिगर बना देते हैं, उससे आप समझ जाओगे। जैसे मान लीजिए ये कोई चार्ज आपने कंडक्टर ले लिया, ये पॉजिटिवली चार्ज है मान लीजिए, और यहां पर आपने एक छोटी सी रॉड रख दी, ये अनचार्ज है ना, अनचार्ज। तो देखिए फर्स्ट कंडीशन में क्या होगा कि ये जो चार्ज है, मैंने आपको बताया चार्ज होगा वहां इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा। और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में ये अनचार्ज कंडक्टर है, ऑब्जेक्ट है। तो अनचार्ज किसको कहते हैं? जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल है, यानी कि माइनस प्लस बराबर है और ऑपोजिट है, तो कैंसिल आउट होकर के न्यूट्रल है, इसलिए तो है, लेकिन है तो सही। तो वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इसके जो माइनस वाले जो चार्ज हैं, ये इनको इधर खींच लेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव को खींचेंगे ना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर फोर्स अप्लाई करेगा इस पर, और वो फोर्स क्या करेगा, अट्रैक्शन क्रिएट करेगा माइनस चार्जेस पर, और ये इस वाले एंड पे आ जाएंगे इसके नजदीक। और जो दूसरे चार्ज हैं प्रोटॉन यानी पॉजिटिव चार्ज हैं, वो रिपेल हो जाएंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो वो इधर आ जाएंगे। इस तरह से एक ये कलेक्शन हो जाएगा। अभी सेकंड वाला फिगर बनाते हैं, उसमें देखिए क्या होगा। जैसे ये आपका ये है ही ऑब्जेक्ट जो पहले से चार्ज है, इसको मान लीजिए आपने टच कर दिया उंगली से, है ना, इस तरह।
तो टच का मतलब है कि एक तरह से अर्थिंग करना। मान लीजिए मैं खड़ा हूं, मैंने टच किया किसी करंट वाली चीज को, तो चार्ज मुझसे होकर के, यदि इंसुलेटेड नहीं है बीच में, तो वो अर्थ में चला जाएगा। तो इसको हम अर्थिंग कहते हैं। तो जैसे इसको टच करेंगे तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो यहाँ आ जाएगा और अर्थिंग हो जाएगी, वो गायब हो जाएगा एक तरह से। या तो ऐसे कि ये इधर से इलेक्ट्रॉन निकल के इसे न्यूट्रलाइज कर देंगे, ऐसे ही बोल सकते हैं। तो अब ये बी कंडीशन हो गई कि ये जो फिंगर लगाने पर ये चार्ज यहां पर रिमूव हो रहा है। और थर्ड कंडीशन में ये फिंगर आप हटा दीजिए, तब फाइनल इमेज इस तरह से हो जाएगी। ये वाला जो चार्ज है माइनस, ये सभी तरफ धीरे धीरे पूरे ऑब्जेक्ट पर स्प्रेड हो जाएगा, फैल जाएगा। ठीक है ना। अब आप इसे हटा दीजिए, ये सी वाला फिगर और डी लास्ट फिगर फाइनल बना लीजिए। ये देखिए, यानी कि लास्ट फिगर में ये हुआ कि ये ऑब्जेक्ट पूरा का पूरा नेगेटिवली चार्ज हो गया। तो इसमें जो रीजन है वो क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाइड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाइड, हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ने, जो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड बना था उसने इलेक्ट्रिक फोर्स इस पर अप्लाई किया, उससे ये कंडीशन बनी। और इसके जो रिजल्ट्स हैं या कंक्लूजन है, उसमें हमको एक पॉइंट तो ये मिला कि ये अपोजिट चार्ज इस पे आता है। यदि ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, यदि ये नेगेटिवली चार्ज होता तो ये लास्ट में पॉजिटिवली चार्ज हो जाता। और इसका सेकंड पॉइंट ये है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें एक क्वेश्चन भी बन सकता है कि अनचार्ज, ऐसे मानिए, देखिए ये अनचार्ज था पहले और ये चार्ज था, तो एक क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि कोई चार्ज्ड ऑब्जेक्ट किसी अनचार्ज ऑब्जेक्ट को रिपेल करता है, यानी चार्ज्ड, ये क्वेश्चन बना लेते हैं, चार्ज्ड ऑब्जेक्ट अप्लाई द फोर्स ऑफ, या ब्लैंक कर दीजिए, अट्रैक्शन या रिपल्सन भर देंगे, ऑन अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट। यानी कि कोई चार्ज्ड ऑब्जेक्ट है, ये चार्ज था, और अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट पर इसको ऑब्जेक्ट, हाँ, तो आपने देखा ना ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो अट्रैक्शन ही होगा ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाएगा यहाँ आंसर के तौर पर, यहाँ पर अट्रैक्शन आ जाएगा, है ना। अभी जैसे अचानक कोई आपसे पूछता है ना कि भाई एक चार्ज्ड बॉडी है और वो अनचार्ज बॉडी को अट्रैक्ट करेगी या रिपेल करेगी, तो आप थोड़ा सोचने पर करोगे, लेकिन ये इसका क्लियर एग्जाम्पल है। ठीक है ना। तो ये देयर आर 3 मेथड्स ऑफ चार्जिंग। फर्स्ट 2 मेथड में फिजिकली टच था और इसमें फिजिकली टच की कोई जरूरत ही नहीं। ठीक है ना। और इसके अलावा कुछ क्वेश्चन इसमें और बना सकते हैं वैसे, जो कि कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि जो बोर्ड की तैयारी हम इसमें कराएंगे उसमें कुछ कॉन्सेप्चुअल, मतलब थोड़ा लेवल हल्का सा हाई रखेंगे। न्यूमेरिकल लेंगे, जैसे कि एनसीईआरटी के हैं, एग्जाम्पलर के हैं, कुछ एससी वर्मा के भी करा देंगे। तो उससे ये होगा, जो फिजिक्स का पेपर आ रहा है ना, जैसे कि अप्रोक्स 3 इयर्स से
लास्ट 3 ईयर्स से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आ रहा है। जैसे इस बार तो पूरा रिकॉर्ड ही उसने तोड़ दिया, बहुत टफ पेपर आया। तो नेक्स्ट ईयर अभी जो आपका आने वाला है वो भी कॉम्प्लिकेटेड ही आएगा। तो उसके लिए सीधी सीधी स्टडी की जरूरत नहीं है, बल्कि साथ में कुछ हायर स्टडी, कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो। ओके, तो आज यहीं पर फिनिश करते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।